नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं सत्ता का महासमर 2019 में हम बात कर रहे हैं पहले फेज के मतदान की और उसके बाद दूसरे फेज के लिए चढ़ते चुनावी पारे की। एक तरफ प्रदेश में भीषण गर्मी पड़ रही है तो दूसरी तरफ सियासी पारा भी कम होने का नाम नहीं ले रहा है। जैसे जैसे सेकंड फेज नजदीक आ रहा है वैसे वैसे ही नेताओं के दौरे तेज हो रहे हैं और साथ में तलखी भी उसी अंदाज में देखने को मिल रही है। चले हम आपको फर्स्ट फेज के इलेक्शन और उसके जो साइड इफेक्ट्स होंगे उनको लेकर के चर्चा करेंगे। मैं आपको एक बार मजमून दिखाना चाहूंगा और उसके बाद में लौटते हैं हमारे पैनलिस्ट के पास। राजस्थान में पहले चरण के चुनाव में 13 सीटों पर हुए मतदान में सारे पिछले रिकॉर्ड टूट गए। 67 साल में सबसे ज्यादा वोटिंग 2019 के लोकसभा चुनाव में दर्ज हुई। 13 सीटों पर रिकॉर्ड 68.22% वोटिंग हुई है। यह 1952 से लेकर अब तक हुए 17 लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा है। पिछले लोकसभा चुनाव में इन 13 सीटों पर 64.27% वोटिंग हुई थी। पिछले लोकसभा चुनाव से इस बार 3.95% ज्यादा मतदान हुआ। सर्वाधिक 73.13% बाड़मेर में हुआ तो पाली में सबसे कम 62.41% रहा। प्रदेश में जिन 13 सीटों पर पहले चरण का चुनाव हुआ उनमें जोधपुर, बाड़मेर, पाली, राजसमंद, अजमेर जैसे चर्चित सीट भी हैं। इनमें जोधपुर में तो मोदी वर्सेस गहलोत का मुकाबला है और इसी कारण यह चर्चित भी है। माना यह भी जा रहा है कि जिन 13 सीटों पर मतदान हुआ है उनमें से 10 सीटों पर भाजपा का प्रभाव ज्यादा है। वहीं दूसरे दौर की 12 सीटों पर कांग्रेस को मजबूत माना जा रहा है। राजस्थान में दूसरे चरण में जिन 12 सीटों पर चुनाव होना है उनमें से ज्यादातर पूर्वी राजस्थान में है और विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनाने में इस पक्ष का अहम योगदान माना जाता है। अब देखना यह होगा कि आखिर इन 12 सीटों पर मतदान का रुझान कैसा रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। तो चले, आपने मजमून देखा और अब हम बात करेंगे अमित शाह के दौरे की। प्रदेश के दौरे पर अमित शाह भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष 3 सभाएं उन्होंने की हैं। तीनों सभाएं की अगर हम बात करें तो अमित शाह ने जमकर निशाना साधा है। राजस्थान सरकार पे है और कांग्रेस पार्टी पे। उन्होंने साफ कहा है कि किसानों के दिन किस तरह के थे ये किसी से छिपा नहीं है। ये बेरोजगार किस तरह से परेशान थे और भ्रष्टाचार कितनी ऊंचाइयों पे था। नरेंद्र मोदी सरकार ने आकर के एक देश में भरोसा पैदा किया है और अब जो मतदान हो रहा है वो स्थायी सरकार के लिए एक बार फिर मतदान हो रहा है। चलिए हम आपको अमित शाह सुनवाते हैं जो प्रदेश के दौरे पर रहे। क्या कुछ खास कहा है अमित शाह ने, जरा सुनिए। बताओ आपने राजस्थान के लिए क्या किया? अरे राहुल बाबा, आप नरेंद्र मोदी जी का हिसाब मांगते हो? भैया हमें तो अभी जुम्मे 5 साल हुए हैं। आपने तो इस देश पर 55 साल और 4 पीढ़ी तक शासन किया है। ये मेरे दौसा की जनता आपका हिसाब मांगती है, जरा हिसाब लेकर आ जाओ। मित्रों, मुझे राहुल बाबा को हिसाब देने की जरूरत नहीं, मगर ये दौसा की जनता जो मेरे सामने बैठी है वो हमारी माई बाप है। माई बाप, मैं उसको हिसाब देने आया हूं, दौसा की जनता को हिसाब। मित्रों, 10 साल तक यूपीए की सरकार थी। 2004 से 2014 तक केंद्र में कांग्रेस की सोनिया मनमोहन की सरकार थी। ये अभी के मुख्यमंत्री महामंत्री भी रहे और 10 साल तक राजस्थान को क्या दिया? गहलोत साहब, कान बहरे नहीं हुए तो कान खोलकर सुनो और जवाब दो, आपने 10 साल में राजस्थान को क्या किया? मोदी और देश भर के अंदर ये जो मोदी का नारा सुनाई पड़ता है वो नारा महज चुनावी नारा नहीं। ये देश की 125 करोड़ जनता के मन से निकला हुआ नरेंद्र मोदी जी के लिए एक आशीर्वाद है, एक आशीर्वाद। मित्रों, मोदी का नारा बताता है
कि 2019 के चुनाव की गिनती शुरू होने दो। गिनती दोपहर 2 बजे समाप्त होगी और 2 बजे फिर से नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधान। तो चलिए अमित शाह को सुना आपने। अमित शाह प्रदेश के दौरे पर रहने के दौरान उन्होंने कहा है कि देश की सीमाएं सुरक्षित हैं, बेरोजगारी कम हुई है, युवाओं को भरोसा जताया गया है, किसान खुशहाल नजर आ रहा है। तो चलिए तमाम जो दावे हैं, राष्ट्रवाद की बात एक बार फिर की उन्होंने। आतंकवाद का खात्मा करने तक, अंतिम आतंकी को खत्म करने तक मोदी सरकार कृत संकल्प है। चले हमारे साथ सुशील आसोपा जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, श्याम झा साहब भाजपा नेता हमारे साथ में हैं, विष्णु कोलवाल जी बीएसपी नेता हमारे साथ हैं। सभी का स्वागत है। सबसे पहला रिएक्शन में एक बार जो अपडेट आंकड़े और पहला फेज जो है उसको लेकर के सुशील आसोपा साहब से जानना चाहूंगा। आसोपा साहब, बम्पर वोटिंग हुई है। बम्पर इस मायने में कहेंगे कि राजस्थान की परिस्थितियां अन्य राज्यों से डिफरेंट है, या गर्मी पड़ती है। पश्चिमी राजस्थान के ज्यादातर जिलों में, यानी कि संपूर्ण पश्चिमी राजस्थान में मतदान हुआ है और गर्मी की स्थिति जो है वो किसी से छिपी नहीं है। राजस्थान की गर्मी फेमस है हिंदुस्तान में, लेकिन उसके बावजूद भी जो वोट पड़ा उसको किस तरह से माने, क्या इशारे करता है ये? निश्चित रूप से ये केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ एक मैंडेट है। लोग उत्साह के साथ नरेंद्र मोदी जी के जो झूठे वादे थे, अच्छे दिनों के जो वादे थे और छलावे निकले, 15 लाख रुपए की उम्मीद थी, 1 रुपया नहीं मिला। 2 करोड़ रोजगार में से राजस्थान को भी कुछ मिलना था, वो नहीं मिला। काले धन में से भी राजस्थान के विकास के लिए कुछ पैसा मिलता, वो नहीं मिला। और राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान में ले लीजिए, बाड़मेर में बाढ़ आई, जालोर सिरोही में बाढ़ आई और पाली में बाढ़ आई। नरेंद्र मोदी जी पड़ोस के गुजरात के इलाके में होके चले गए, 1 रुपया यहाँ सहायता नहीं दी। गुजरात के एक जिले को 500 करोड़ रुपया दे दिया। उन सब बातों को लेकर शुरू से अंडर करंट चल रहा था। और नरेंद्र मोदी जी फिर जब यहाँ आए और फिर भविष्य की बातें करने लग गए, आतंकवाद की बातें करने लग गए, तथ्य जब उसके विपरीत हैं कि पाकिस्तान को आंख दिखानी थी। पाकिस्तान ने 5595 बार पिछले 5 सालों में सीज फायर का उल्लंघन किया। पश्चिमी राजस्थान का इलाका भी पाकिस्तान से लगता है, उनको भी परेशानियां झेलनी पड़ती है। बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट के नाम पे बाड़मेर में कुछ किया नहीं। बाड़मेर में भयंकर अकाल की स्थिति वसुंधरा जी का शासन जाते जाते समय से चल रही है। 2800 करोड़ रुपया मांगा, 1200 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिया, वो भी केवल सैंक्शन करके छोड़ा हुआ है। ये नहीं कि चुनाव आयोग से अनुमति लें कि ये पैसा रिलीज कर दें। अकाल की आसोपा साहब लौटूंगा, इसलिए लोग नाराज। आसोपा साहब मैं लौटूंगा आपके पास में। आपने नाराजगी की वजह बताई और जो प्रचंड बहुमत किसको जाएगा, क्या ये इशारा करता है। लेकिन फिलहाल तो हम यहीं पे स्थिर रहेंगे कि पहले चरण का मतदान एक बम्पर वोटिंग के रूप में देखा जा रहा है। ये किस ओर जा रहा है, क्या इशारा करता है? दावे अपने अपने हैं। बीजेपी से श्याम जहां हमारे साथ में। श्याम जी, इस मैंडेट तो किसको मिलेगा ये कहना बहुत जल्दबाजी हो गई, तो 23 तारीख को हम तय करेंगे। लेकिन जो वोटिंग हुई है उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, जिस हिसाब से 2014 में लोगों ने नरेंद्र मोदी जी के लिए घर से निकल करके पहल की और नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, उसी उत्साह से दोबारा लोग घर से निकले हैं। और जहां एक तरफ हम देखते हैं कि चुनाव किस किस के बीच है, एक तरफ नरेंद्र मोदी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस जिसमें फोटो उपलब्ध नहीं, नाम उपलब्ध नहीं, महागठबंधन जिसमें 11 प्रधानमंत्री हैं और 11 के 11 नाम सामने हैं। लेकिन यहां मैं एक बात कह दूं आपको, राजस्थान में गठबंधन महागठबंधन कोई इश्यू नहीं है। यहां कुछ सीटों नहीं, योगेंद्र जी, त्रिकोणीय महागठबंधन खुद भारतीय जनता पार्टी का राजस्थान में जो 25 सीट जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी को मजबूरन यहाँ पे महागठबंधन करना पड़ा। राजस्थान में बसपा का दोहरा चरित्र, जब दलित के साथ यह अत्याचार हुआ शेखावटी में, मारा गया, पीट पीट के मार दिया गया। कब हुआ ऐसा कब हुआ? पिछले 3 महीने पहले जब पीट पीट के मार दिया गया उस दलित को, उस समय क्या नाम था उसका? कोई भी बसपा का वहां पे हम तो नहीं गए, आप तो गए थे ना। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जाकर के पर कौन सी घटना का जिक्र? नाम तो बताओ उसका। मारा गया पहले, नाम कहाँ हुआ है बताओ। दलित को पीट पीट के मार दिया गया युवक को। नाम चले मैं आऊंगा। एक बार के लिए मैं आपका रिएक्शन जानना चाह रहा हूं। जो बम्पर वोटिंग हुई है इस पर भी हम आएंगे,
लेकिन वोटिंग को लेकर के मैं वोटिंग पे आप सीधा रिएक्शन दे, जैसे आसोपा साहब को मैं सीधा बोला कि आप एक अपना रिएक्शन दीजिए, आप वोटिंग पर रिएक्शन दे, फिर मैं आऊंगा, अभी अपने पास में समय है। सीमा क्षेत्र के लोगों को राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा उनको ध्यान में है। विकास के नाम पे नरेंद्र मोदी जी ने इंफ्रा से लेकर के और मेक इन इंडिया। श्याम जी, मैं आऊंगा आपके पास में, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूं यहाँ पे, ब्रेक के बाद वापस लौट रहा हूं आपके पास। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं महासमर 2019। हम चर्चा कर रहे हैं राजस्थान के पहले चरण में हुई वोटिंग की। श्याम जी हमारे साथ में ब्रेक से पहले जुड़े थे। श्याम जी, मैं सीधा रिएक्शन चाहूंगा आपसे, किस तरह से देखते हैं इसे, क्योंकि 25 सीट पे बीजेपी का कब्जा है, चुनौती आपके सामने है ये। देखिए, 25 सीट पे बीजेपी का कब्जा है और दोबारा 24 सीट पे बीजेपी और 25 सीट पे एनडीए मिला के 25 की 25 दोबारा बीजेपी के खाते में आने वाली है, एनडीए के खाते में आने वाली है। जिस हिसाब से कांग्रेस ने किसानों के साथ, बेरोजगारों के साथ छलावा किया विधानसभा चुनाव में, वो किसान और बेरोजगार निकल के आए। उन्होंने उनके खिलाफ जो मैंडेट दिया है अभी, वो सामने आने वाला है 23 तारीख को। इनको जो झूठ और इनका पाखंड, इनको खुद के पे भारी पड़ने वाला है। और देश की सुरक्षा, क्योंकि सीमावर्ती इलाके हैं, वो समझते हैं उनको सुरक्षा चाहिए, देश को सुरक्षित कैसे रखा जा सकता है, इसको लेके वो सभी लोग नरेंद्र मोदी से आश्वस्त है। और नरेंद्र मोदी की तरफ पूरा देश आशा की निगाह से देख रहा है कि वो इस देश को जिस हिसाब से विकास की गति में ले जा रहे हैं और आगे लेके जाएंगे। कुलवाल साहब, आपके पास लौटना चाहूंगा मैं। जिन क्षेत्रों में मतदान हुआ है वहां बीएसपी ने कुछ जगह पे कैंडिडेट खड़े किए हैं, लेकिन निगाहें सब पे टिकी हुई है। और पहला जो फेज है, इसको किस तरह से देखते हैं आप? देखिए योगेंद्र जी, जिस ढंग से चुनाव आयोग ने विज्ञापन दिया, चुनाव आयोग के अधिकारियों ने जिस ढंग से काम किया, ये जो मतदान अधिक पड़ा है, ये चुनाव आयोग के मेहनत और उसके परिश्रम से अधिक पड़ा है। सवाल आज राजनीतिक पार्टियां सभी बोलेगी 23 तारीख से पहले कि हमने जो काम किया उसके पीछे वोट पड़े, तो ये भारतीय जनता पार्टी ने आज तक ये नहीं बताया 5 साल में कि हमने कौन सा विकास किया। इन्होंने 5 साल में एक उपलब्धि बताई है कि कांग्रेस ने क्या क्या किया। इनको अपने विकास का तो ध्यान है ही नहीं, तो इनको ये लग रहा है कि जो अधिक वोट पड़ा वो हमारा पड़ा, और कांग्रेस को लग रहा है कि अधिक वोट जो पड़ा वो एंटी सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ पड़ा। सवाल है कि मतदाता इतना जागरूक है कि अब के ये पता नहीं पड़ा कि मतदाता मत देके कहां से आया, कहां दे के आया है। तो अभी जो 23 से पहले अगर इस बारे में ज्यादा कोई बात की जाएगी, वो अपने आप को हम लोग अंधकार में रह के इस पर बात करेंगे। बाकी इसका परिणाम जो होगा वो 23 को ही होगा। चलिए, मैं एक बार फिर आसोपा साहब के पास जाना चाहूंगा। आसोपा साहब, पहले चरण का मतदान, सबके अपने अपने दावे हैं कि हमारे पक्ष में हुआ है। कोई कहता है एंटी इनकम्बेंसी के, कोई कहता है कि राजस्थान सरकार में भरोसा लोगों ने व्यक्त किया है, तो इस नाते वोटिंग और जोरदार हुई है कि चलिए इतने महीनों में ही सरकार ने कुछ किया। खैर, अपने अपने अंदाज हैं। लेकिन यहां मैं एक बात जानना चाहूंगा कि सेकंड फेज हमारा बाकी है अभी, और सेकंड फेज के लिए जिस दिन कल मतदान हो रहा था तब राहुल गांधी का दौरा था, और अगले ही दिन अमित शाह का दौरा, फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा, फिर राहुल गांधी का दौरा, फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा। दौरे चलते रहेंगे, लेकिन हमले जो है वो काफी हो रहे हैं। एक बात यहां निकल करके आ रही है कि स्थानीय मुद्दे गौण है। अभी मैं कुछ देर पहले ही कुछ लोगों को सुन रहा था, कल राहुल गांधी जी की जब कोटपुतले में सभा थी तब वहां पे भी लोगों के रिएक्शंस थे कि लोकल जो बातें हैं वो को टच नहीं कर रहा, कि पब्लिक लोकल इश्यू सुनना चाहती है। न्याय पे उन्होंने चर्चा की, रफाल से जुड़े जो कुछ इश्यू थे उनको लेकर के चर्चा की, लेकिन जो चर्चा होनी चाहिए थी लोकल इश्यूज पे वो नहीं हो पा रही। अब कहा यह जाता है कि पार्लियामेंट का इलेक्शन है, बड़ा चुनाव है, देश हित की और देश की से जुड़ी चर्चाएं होती हैं, लेकिन आम मतदाता ये जान करके चलता है कि लोकल इश्यूज भी उसमें शामिल होने चाहिए, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही। नहीं, देखिए, जो स्थानीय नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, अनेक जगह पे स्थानीय मुद्दों की भी बात कर रहे हैं। रेल लाइनों को लेकर के जो हमारे साथ भेदभाव किया गया उसकी बात कर रहे हैं। 37,000 करोड़ की जो सिंचाई परियोजना है उसकी बात कर रहे हैं। स्मार्ट सिटीज की बात आप अखबारों में देखते हैं, उनके भाषणों को उद्धृत करते हुए बात आती है। स्मार्ट सिटी का छलावा हुआ,
अकाल रात पे पैसा नहीं मिला उसका हुआ, अनेक सर्व शिक्षा अभियान में, एनआरएचएम में इनमें बजट घटा दिया गया, मातृ शिशु सुरक्षा शिशु जननी सुरक्षा योजना में पैसा घटा दिया गया। ये सब जो बातें हैं ये समय समय पे हो रही है। वहां के विधायक हमारे हैं, विधायक प्रत्याशी हैं, अन्य नेता भी बात कर रहे हैं। राहुल गांधी जी चूंकि नरेंद्र मोदी जिस तरह चुनाव को ले जाना चाह रहे हैं और ले जाने की कोशिश उन्होंने की, उनको लगा वो सफल हुए होंगे, लेकिन आप देखिए उसमें भी धीरे धीरे मध्यम पड़ गई है वो बात। और न्याय योजना जिस रूप से आगे आ रही है और लोगों को राहुल गांधी जी जो जिस रूप में समझा रहे हैं, वो कह रहे हैं ये 72,000 रुपया जब एक गरीब परिवार के घर में आएगा तो वो घर पे नहीं रखेगा अमीर सेठ की तरह अपने अलमारी में रख के, वो बाजार जाएगा, अपनी जरूरत की चीज खरीदेगा, उससे वहां की बाजार जो स्थानीय बाजार है वो पनपेगा, स्थानीय बाजार से वो कस्बे का शहर का मार्केट पनपेगा, रेस्टोरेंट्स बढ़ेंगे और छोटी चीजें बढ़ेगी, ठेले वाले की सामान बिकेगा और इंडस्ट्री को लाभ होगा, अल्टीमेटली देश की जीडीपी में सुधार होगा। इस बात को पूरी तरह 10 मिनट तक समझाते हैं। राफेल की बात निश्चित रूप से उन्होंने शुरू से जिस रूप में उसको लिया है, और आज तो सुप्रीम कोर्ट ने भी नोटिस दे दिया है केंद्र सरकार को कि जो रिव्यू पिटीशन है उस पर हम 6 तारीख को उसकी सुनवाई करेंगे, 4 तारीख तक जवाबी हलफनामा आप दाखिल करो। तो ये चीजें जिस तरह से जनता के मन में और दिलो दिमाग पे आ रही हैं, उससे नरेंद्र मोदी जी का जो जिस तरह से हो रहा उन्होंने अपना बनाया हुआ समझा, एक अपने और चारों ओर अपना एक घेरा बना लिया कि मैं तो ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, वो धीरे धीरे मध्यम पड़ रही है रोशनी। और अभी तक के चरणों में उत्तर प्रदेश और बिहार, महाराष्ट्र जैसे समाचार आ रहे हैं उससे लग रहा है कि राजस्थान में भी 13 में से पुण्य प्रसून वाजपेयी भी एक अच्छे पत्रकार हैं। मैं उनका वैसे उदाहरण नहीं दे रहा, किसी चैनल पे नहीं लेना चाहिए, पर यूट्यूब पे 1 घंटे का राजस्थान के पोल का उन्होंने कल रात विश्लेषण किया है। वो कह रहे हैं हम तो मिशन 25 की बात करते हैं, वो कह रहे हैं कम से कम 9 सीटें कांग्रेस 13 में से जीत रही है। चलिए 13 में से। हाँ ठीक है, जहां साहब आपके पास आना चाहूंगा। हर का अपना अपना एक तरीका होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दौरे की तैयारी है, वो पहला दौरा करके जा चुके हैं, अमित शाह दौरा कर चुके हैं। यहाँ एक बात निकल करके आ रही है, स्थानीय मुद्दों की जो चर्चा की जानी चाहिए वो गौण है। अभी मैं कुछ लोगों को सुन रहा था, अमित शाह के दौरे के बाद में जो रिएक्शंस आ रहे हैं, उनका कहना था कि राष्ट्रवाद या देश की सीमाएं, ये सब चीजों की चर्चाएं बहुत ज्यादा हो चुकी हैं। देश की सीमाएं कभी खतरे में रही नहीं है। आम पब्लिक ये भी कहती है कि इसको क्यों बुनाया जा रहा है इतना, कि जैसे 5 साल में देश की सुरक्षा हुई है, इससे पहले कुछ नहीं है, कोई भी कब्जा कर रहा था हिंदुस्तान में और आप लोगों ने आके खदेड़ दिया। ये सवा के लोगों के मैं रिएक्शन बता रहा हूं आपको। तो लोग जो सुनना चाहते हैं, स्थानीय मुद्दे सुनना चाहते हैं, उनके अगर सड़कों में गड्ढे हैं तो वो चाहते हैं, बिजली ढंग से आवे वो चाहते हैं, बच्चों को रोजगार मिल सके वो चाहते हैं, अच्छी एजुकेशन मिल सके, हॉस्पिटल व्यवस्था मिल सके, वो सब चीजें गौण है बिल्कुल। केवल राष्ट्रवाद बीजेपी के नेताओं के मुद्दों में शुमार हो रहा है। देखिए, जहां तक अगर लोकल मुद्दों की आप बात करते हैं, गांव-गांव तक, ढांडी-ढांडी तक बिजली पहुंचाने का जो प्रयास था नरेंद्र मोदी जी का, उसमें काफी हद तक सफल हुए। घर घर में शौचालय बनवाए गए, जिसमें भी लेकिन इन चीजों की चर्चाएं कम होती हैं, भरोसा नहीं है बीजेपी नेताओं को। चूंकि बड़ा चुनाव है और ये लोकल मुद्दों की बजाय यहाँ देश का प्रधानमंत्री कौन बनने वाला है, इस देश का नेतृत्व कौन करने वाला है और इस देश को जो चलाने वाला व्यक्ति कौन होना चाहिए, इस मुद्दे पे हम बात करना चाह रहे हैं। और अगर आप बात करते हैं कि कौन देश में घुस गया, 44,000 वर्ग किलोमीटर जमीन चाइना हमारी दबा के बैठा है, कांग्रेस के राज में हुआ। आधा कश्मीर हमारा चला गया, एक बात मैं जानना चाहूंगा, हुआ। एक बात मैं ये जानना चाहता हूं कि ये लगातार बात क्यों कही जाती है? अगर बीजेपी कहे नहीं, अगर सीमाएं सुरक्षित की बात है, सीमाएं मैं तो सुरक्षित बात है, कर रहा आज हूं, तक कुछ नहीं हुआ। अभी तो ये बीजेपी के शासन में राज में हुआ, बीजेपी के शासन में खाली हो गई सीमाएं। बीजेपी के शासन में खाली नहीं हुई, लेकिन बीजेपी के शासन में किसी ने घुसने का प्रयास किया, उसको मुंहतोड़ जवाब दिया गया, चाहे चाइना हो चाहे पाकिस्तान हो। क्या जवाब दिया चाइना को, बता सकते हैं? चाइना जब घुसने का प्रयास कर रहा था, सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। डोकलाम में जी, तो पहली बार ऐसा हुआ है। सेना पहले चीन की सेना आती थी और वहां से उठ खड़ी होकर के वापस से दिल्ली पहुंच जाती थी, ऐसा होता था? मुझे ये बताइए कि जब अगर ऐसा नहीं हुआ कभी, तो 44,000 वर्ग किलोमीटर जमीन हमारी कैसे चली गई, आप ये बताइए। आज कांग्रेस राज में जमीन चली गई तो कैसे चली गई, वो सेना कैसे आई? बिल्कुल बिल्कुल, कब्जा किया उन्होंने तभी आई। आधा कश्मीर हमारा कैसे पाकिस्तान के कब्जे में चला गया? उसकी जो नीति थी, किसकी कमजोरी थी?
उस ये कांग्रेस की कमजोरी थी। आज यहाँ पर एक सशक्त प्रधानमंत्री की जरूरत है जो मजबूती से तो कुछ सॉल्यूशन हुआ कश्मीर के मामले में? हमने तो सरकार भी बनाई थी वहां पे। देखिए, लेकिन पब्लिक ये जान, मैं जो आपको कह रहा हूं, राहुल गांधी की सभा के बाद भी जो रिएक्शंस आए, समय हमारे पास में कम है, आपको रिएक्शन सुना सकता था। अमित शाह साहब की सभा के बाद में जो रिएक्शन आ रहे हैं, मैं वो बता रहा हूं आपको, मेरे रिएक्शन नहीं है ये पब्लिक के रिएक्शन है कि आपकी महबूबा मुफ्ती के साथ में सरकार बनी, कश्मीर की बात अभी भी करे जा रहे हो। सरकार कोई दो काम ऐसे बता दीजिए कि जो आपके मिशन में थे, आपके मिशन में थे, जिन पे आज आप चर्चा कर रहे हैं, जिसमें 2 कदम भी आपने आगे बढ़ाए हो, तो कोई चर्चा करके मुझे बता दीजिए कि हाँ इस पहल में किए थे, इस वजह से आज हम वो कर रहे हैं। आप लोगों ने कश्मीरी पंडितों को, कश्मीरी हिंदुओं को कैसे दोबारा बसाया जाए, उनके लिए आवास की व्यवस्था हुई है? पे काम बिल्कुल उस पे काम चल रहा है। सर काम क्या काम चल रहा है? 5-5 लाख रुपए और उनको मकान देने का वादा दिया है। शानदार साहब, मैं आपसे बहुत अच्छी बात मानूंगा इस बात को, कश्मीरी पंडितों की आपने पीड़ा जाहिर की है। एक आपसे आग्रह है मेरा, क्योंकि देखिए आप पार्टी की वकालत करेंगे, असोफा साहब अपनी पार्टी की वकालत करेंगे, कुलवाल साहब अपनी पार्टी की वकालत करेंगे, और मैं जर्नलिज्म की वकालत करूंगा। होना भी यही चाहिए, डिबेट स्वच्छ है, आपको गलत ट्रैक पे नहीं जा रहे हैं। लेकिन एक बात जरूर आप जाकर के सुनना, क्योंकि हो सकता है आपके ध्यान में है कि नहीं है। जब कश्मीरी पंडित वहां से माइग्रेट कर गए थे, वहां से निकल चुके थे, क्योंकि अत्याचार इतना बढ़ रहा था, रहना बहुत मुश्किल था वहां पे, राजस्थान में जब कश्मीरी पंडित यहां पे आने के रहने लगे, कुछ पैसा उन्हें एक सम्मान राशि के रूप में दिए जाने लगा। वो 5,000 रुपए तक हो गया था वो एक परिवार पे, जबकि कुछ नहीं होता 5,000 में। आप पता कर लेना इस बात को। जब वसुंधरा जी सरकार में आई थी, अरुण चतुर्वेदी साहब सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री थे। अब वो पता नहीं किस उसमें कि आप ही की सरकार ने कश्मीरी पंडितों को जो राशि मिल रही थी वो बंद कर दी। भैरव सिंह जी के वक्त के बाद में चालू हुई थी वो, उस वक्त से पता कर लेना इस बात को कि मैंने स्टोरी चलाई है, मैंने वो ऑर्डर देखे हैं, आप ही लोगों ने बंद कर दी, फिर आप कश्मीरी पंडितों की बात कर रहे हो। देखिए, भैरव सिंह शेखावत जी उन्होंने चालू की, अशोक गहलोत ने पैसे बढ़ाए अशोक गहलोत जी ने, साधुवाद अशोक गहलोत जी को। लेकिन हमारा आपकी सरकार ने कर दी वापस। हमारा लक्ष्य यह है कि कश्मीरी पंडितों को अरे सर 5,000 रुपए तो दे देते, कम से कम किराए के पैसे तो बचते उनके पास में। विस्थापित किया जाए उनको कश्मीर में, उनको मकान दे रहे हैं, उनको 5 लाख रुपए रोजगार के लिए दे रहे हैं कि वो अपना रोजगार को चालू कर पाए। सर ये प्लानिंग कहाँ बना रहे हो आप लोग, किस जगह बना रहे हो? उनमें सबसे सर कश्मीरी पंडित के लिए दिया कश्मीर में देखे कोई भी आदमी हो, कश्मीर ने को ईश्वर की देन है, कश्मीर अपने आप में एक ईश्वर की देन है। वहां पैसे की आवश्यकता नहीं है, भरोसे की आवश्यकता है। आप उनमें हिम्मत तो पैदा करिए कि आपकी जो हवेली खंडर कर दी कुछ नापाक इरादों से, उसमें हम वापस बसाएंगे ले जाकर के आपको, वो विश्वास पैदा करने की आवश्यकता है। जहां साहब कश्मीरी पंडितों को 5 लाख की आवश्यकता नहीं, उन्हें भरोसा पैदा करने की आवश्यकता है। आज मैं लौटूंगा, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, मैं ब्रेक के बाद वापस लौट रहा हूं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं महासमर 2019। मैं ब्रेक से पहले झा साहब से जानना चाह रहा था कुछ चीजें राष्ट्रवाद और इनकी। मैं वापस लौटूंगा झा साहब आपके पास में, एक बार सुशील आसोपा जी के पास में जानना चाहूंगा मैं। आसोपा साहब, झा साहब ने जो बात कही है उसका तो आप जवाब देना, लेकिन हम हर नेता के दौरे का भी थोड़ा सा अपना एक नजरिए से लोगों से रिएक्शन जरूर लेते हैं। एक बात राहुल गांधी के उसमें भी कहते हैं कि राफेल को लेकर के इतनी बार चर्चा कर चुके हैं कि चौकीदार चोर है, खूब चर्चा कर चुके हैं, लेकिन जनता इस बात का भरोसा नहीं करती। क्या वास्तव में अगर बाई दिवे या कैसे भी जो आपकी मेहनत है उस नाते अगर सरकार अगर आपकी बनती है तो क्या वास्तव में सब चीजों की जांच होगी जो आरोप आप लोग लगा रहे हैं? नहीं तो घोषणा पत्र में साफ तौर पे लिखा है। और अब ये जो 3 डॉक्यूमेंट सार्वजनिक हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी जिनका संज्ञान लेने की हामी भरी है, वो डॉक्यूमेंट तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, स्वतः प्रमाणित करते हैं कि नरेंद्र मोदी जी निजी रूप से राफेल सौदे के अंदर अपनी भूमिका इस प्रकार से निभा रहे थे कि उसमें भ्रष्टाचार विरोधी जो क्लॉजेस थे उनको भी प्रधानमंत्री हटा रहे थे। एक बात, स्थानीय मुद्दों की आपने इनसे बात की थी, भी क्यों चर्चा नहीं होती है। अब देखिए, अभी मुझसे बात कर रहे थे किसानों की, बेरोजगारों की, मैं उसका भी जवाब दूंगा। भरतपुर आए अमित शाह, उन्होंने ये कभी नहीं कहा, वहां एक लाइन नहीं बोली कि भाई केंद्र की यूपीए सरकार ने भरतपुर को
मैग्नेट सिटी ऑफ एनसीआर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का मैग्नेट सिटी घोषित किया था, और उसके बाद 5 साल में 1 रुपया का एनसीआर के अंदर भरतपुर की कोई परियोजना नहीं बनी। तो इसलिए ये तो इनकी सारी बातें स्थानीय मुद्दे इसलिए टच नहीं करते हैं क्योंकि इन्होंने कहीं कुछ किया नहीं। रही बात किसान और बेरोजगारों की, हमने कोऑपरेटिव के लोन माफ किए और राष्ट्रीयकृत बैंकों की मुख्यमंत्री लगातार कह रहे हैं कि हमारी बात चल रही है, लेकिन चुनाव के बीच में हम कुछ कह नहीं सकते, चुनाव के बाद आप देखेंगे हम परिणाम देंगे। बेरोजगारों का नाम लेने वाली भाजपा को मैं सिंपल सा सुझाव देता हूं कि आप वेबसाइट पे चले जाइए एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट की, हर साल 25 करोड़ रुपया खर्च होता था बेरोजगारी भत्ते पे, इस साल 53 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। 1 फरवरी से हमने शुरू किया देना, तो फरवरी मार्च के अंदर 28 करोड़ रुपया बढ़ गया। 53 करोड़ रुपया बेरोजगारी भत्ता हमने दिया है, जो ये सिद्ध करता है दुगने से ज्यादा हो गया कि हमने बढ़ावा बेरोजगारी भत्ता देना उन लोगों को शुरू कर दिया जिन्होंने। ये आंकड़े केवल कांग्रेस कार्यालय के होंगे। आप एक आदमी को नहीं मिला है कोई पैसा। जैसा मैं आपके पास आपको अवसर दूंगा, फिर एक दूसरे से कुछ आप बोलते हैं, मैं कभी बीच में नहीं बोलता। वो आंकड़े वेबसाइट पे है, आप जाके देख लीजिए। तीसरी बात, चुनाव आयोग में चले जाइए, 2.5 लाख बेरोजगारों के 8 मार्च को जब चुनाव की घोषणा हो गई, उसके बाद जो 2.5 लाख अर्जियां आई हुई है उसके बारे में पत्र पेंडिंग है कि ये 2.5 लाख लोग बेरोजगारी भत्ता मांग रहे हैं, और आप अगर अनुमति दें तो हम देना शुरू कर दें, और अनुमति नहीं दें तो चुनाव आयोग की आचार संहिता के बाद हम कार्रवाई करेंगे। चुनाव आयोग में पेंडिंग पड़ी है। नए 50,000 लोगों को बेरोजगारी भत्ता देने की वजह से 25 करोड़ का खर्चा 53 करोड़ हो गया, आप चेक कर लीजिए। 2 बात। तीसरी, मैं चुनौती दे रहा हूं हमारे भाई झा साहब को कि नॉर्थ डोकलाम और साउथ डोकलाम दोनों में आज अगर चीन का कब्जा नहीं हो तो आप कौन करता है स्पॉन्सर हमारी दोनों की यात्रा? हम यहां से सीधा सब काम छोड़ के डोकलाम चलिए और देख लीजिए, और नहीं तो हलफनामा दे दीजिए। नॉर्थ और साउथ डोकलाम दोनों चीन के कब्जे में है। जहां रक्षा मंत्री हाथ जोड़ के आई, उनमें तो चुनाव लड़ने का साहस नहीं। ये चुनाव हो रहा है देश में, रक्षा मंत्री चुनाव नहीं लड़ रहा लोकसभा का, विदेश मंत्री लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ रहा, वित्त मंत्री चुनाव नहीं लड़ रहा लोकसभा का, रेल मंत्री चुनाव नहीं लड़ रहा लोकसभा का, तेल मंत्री, कोयला मंत्री, शिक्षा मंत्री, कोई मंत्री, प्रमुख मंत्री लोकसभा का चुनाव ही नहीं लड़ रहा। देश की जनता कैसे फैसला करे कि इस रक्षा मंत्री के हाथों हम 5 साल सुरक्षित रहे क्या? देश की एक बार मैं टोकना चाहूंगा, मैं एक बार टोकना चाहूंगा सोपा साहब, एक बार के लिए। देखिए, ये हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम है, चुनाव लड़ना नहीं लड़ना, राज्यसभा से कोई मंत्री बन सकता है। सर एक सेकंड में रिक्वेस्ट कर रहा हूं, देखिए देश के प्रधानमंत्री भी बने हुए हैं जो लोकसभा के सदस्य नहीं रहे हैं, तो ये हम सवाल किसी के कैलिबर पे, उसकी योग्यता पे नहीं उठा सकते कि चुनाव नहीं लड़ रहा इस वजह से। हाँ, इसका दूसरा मायना है कि लोकतंत्र के अंदर एक सीरीज बता रहा हूं मैं, मेरी बात सुनिएगा। हाँ, पॉलिटिकल इश्यू हो सकता है कि इतने लोग लोकसभा फेस नहीं कर रहे हैं। अल्टीमेटली आप पब्लिक में मैसेज क्या देना चाहते हो कि वित्त मंत्री को भी तो आंकना चाहते हैं ना लोग, भी इन्होंने वित्तीय व्यवस्था 5 साल कैसी चलाई। रक्षा मंत्री को भी आंकना चाहते हैं, कोई तो लड़ता है। नंबर 1। नंबर 2, दूसरी मैं एक खास बात कह रहा हूं, फाइनेंस मिनिस्टर तो लड़े थे पहले चुनाव लड़े। अगर कश्मीरी हार जीत एक अलग बात है, लड़े थे फाइनेंस मिनिस्टर, तो पहले चुनाव लड़े थे, हार गए। मैं तकनीकी तौर पर सही है, मैं तो कह ही नहीं रहा मनमोहन सिंह जी ने नहीं लड़ा चुनाव। मैं ये थोड़ी कह रहा हूं कि भाई मनमोहन सिंह जी, एक मैसेज तो होता है ना साहब, हमारे सारे मंत्रियों ने चुनाव लड़ा है, एक मैसेजिंग हो रही है। मैंने कितने मंत्री गिनाए, रेल, तेल, शिक्षा, कोयला, विदेश, रक्षा, वित्त, कोई चुनाव नहीं लड़ रहा है। अजीबोगरीब देश हो रहा है। तीसरी बात, अब आप ये मत कहना कि फाउंडर मेंबर भी नहीं लड़ रहे हैं। कश्मीरी पंडित जो हैं, पाकिस्तान की अभी बात चली, मनमोहन सिंह जी 10 साल में एक बार भी पाकिस्तान नहीं गए, और यूपीए 2 के टाइम केवल 461 बार सीज फायर उल्लंघन हुआ। इन 5 सालों में 5000 से ऊपर वार हुआ, मैंने बताया। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री एक स्टेट्समैन बनने के लिए 7 देशों के प्रधानमंत्रियों को बुला लिया, बदले में क्या मिला? गोलियां। 5000 बार सीज फायर उल्लंघन हुआ, और आप वहां पहुंच गए बिना बताए, गले लगने, केक काटने के लिए और बिरयानी खाने के लिए, और तब प्रोटोकॉल आपका सारा उड़ गया। पीछे से किया उन्होंने उरी का हमला। पठानकोट में क्या किया आपने? आईएसआई को बुला लिया। यहां तो फेक यूनिवर्सिटी, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में आईएसआई का पता नहीं क्या क्या चलाते हो। 300 लोग भाजपा मुख्यालय में बैठे हुए।
लेकिन आईएसआई तो पठानकोट बेस पे आके गई है आपके, ये जांच करके गई है कि किसका इन्वॉल्वमेंट था, और शर्म भी नहीं आई। और कश्मीरी पंडित, अगर एक कश्मीरी पंडित को 5 लाख रुपए का चेक मिलाओ तो मेरी चुनौती है कि भारत सरकार का वो चेक कल की डिबेट करा लीजिए और ये मंगा ले व्हाट्सएप से और दिखा दें आपके दर्शकों को 5 रुपया भी किसी कश्मीरी पंडित को दिया हो। आप तो वहां के जो नागरिक बचे हुए रहे हैं वहां, उनमें भी विश्वास खो बैठे, और आपने चले मैं लौटूंगा आपके पास में, कभी मुकदमे वापस, मैं लौटूंगा आपके पास में, अभी लौटूंगा मैं लौटूंगा वापस लेते सर, मैं लौटूंगा कूल डाउन सर मैं लौटूंगा जहां साहब आऊंगा आपके पास में। क्या करें साहब, देश का नुकसान इतना हो गया, तकलीफ आपकी है। चलिए कोई बात नहीं है, मैं श्याम जी के पास में जाना चाहूंगा। श्याम जी, यहाँ एक सवाल है मेरा, मैं बहुत सुन चुका ये बात, और जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आए थे यहाँ पे, जब सलमान खुर्शीद विदेश मंत्री थे, तब मुझे अच्छे से ध्यान है रामबाग पैलेस में आप भी थे। एक प्रोटोकॉल होता है, अगर चाहे वो मित्र राष्ट्र का कोई प्रतिनिधि हो, चाहे आपके विरोधी राष्ट्र का प्रतिनिधि हो, या वहां का कोई शासनाध्यक्ष हो, तो उसकी मनोहर आपको करनी पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो। हालात तनावपूर्ण थे, इसमें कोई डाउट नहीं है। उस वक्त हमारे जवानों के सिर काट दिए गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ खाना खिलाया गया। उसको एक पॉलिटिकल इश्यू बनाया जाता है। नरेंद्र मोदी जी ने अपने शपथ ग्रहण समारोह में जो सार्क देशों के जो सदस्य थे, उनके राष्ट्र अध्यक्ष, शासन अध्यक्ष थे, उनको बुलाया गया। उसके बाद में विदाउट प्रोटोकॉल पाकिस्तान जाकर के और किसी समारोह में शामिल है। लेकिन क्या वास्तव में एक पॉलिटिकल मुद्दा इसे बनाया जाना चाहिए? ये एक हमारा एक शिष्टाचार कह सकते हैं इसे। पब्लिक को तो कहीं इसमें कोई आपत्ति नहीं होती, लेकिन पॉलिटिशियन अपने अपने अंदाज से इसे क्यों डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके वक्त बिरयानी एक चर्चा रही थी मोदी साहब की स्पीच में, मैंने सुना उस वक्त कि उधर जवानों के सिर कट रहे थे और यहां बिरयानी खिलाई जा रही थी। अभी कांग्रेस अटैक करती है उसी अंदाज में कि देश सीज फायरिंग का उल्लंघनों को सहन कर रहा था और मोदी जी वहां जाकर के और साड़ी भेंट कर रहे थे। तो ये क्या वास्तव में एक पब्लिक को तो मुझे नहीं लगता है कि इन सब चीजों से कोई सरोकार है। हमारे पॉलिटिशियंस क्यों इसे बड़ा चढ़ा करके पेश करते हैं? देखिए योगेंद्र जी, जब जो मोदी जी बोलते थे, जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे, वो एक सूबे के मुख्यमंत्री थे, उनको ये पता नहीं था कि मैं देश का प्रधानमंत्री बनूंगा। और मैं को भी नहीं, वो तो अपने कैंपेन में बोला उन्होंने 13 और 14 के चुनाव में बोला, लेकिन जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे, जब वो सूबे के मुख्यमंत्री थे या भाजपा के मनोनीत प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे, ऐसी स्थिति में उनको पता नहीं था कि मैं भी इस स्थिति से गुजरूंगा और मैं भी उनको बुलाऊंगा और उसके बाद उनके कार्यक्रम में बिना बुलाए भी जाऊंगा, फिर उसके बाद चुनावी मुद्दा बनेगा। ये उसको पता नहीं था। अब क्योंकि जब आप किसी पार्टी विशेष के ऊपर, जैसे कांग्रेस है, कांग्रेस जब कोई विदेश मंत्री आकर के उनको प्रोटोकॉल में अगर कुछ शिष्टाचारता निभाता है, उसको आप पॉलिटिकल बनाते हैं, आप बनाते हैं, तो आपको भी वही नतीजा कांग्रेस बना रही है। उसमें ये गिव एंड टेक का मामला है। लेकिन शिष्टाचारता के नाते आप इतने भी मत गिरिएगा। प्रोटोकॉल के नाते जिस प्रकार से सभ्यता होती है कि बहुत सारे डेलीगेशन आते हैं, रोज आते हैं दिल्ली में, रोज आपको भी चीन का भी आया, अभी देखिए कि विदेश मंत्री मिल रही थी वहां पर, तो सारी बातें होती है। लेकिन अब उसको पॉलिटिसाइज करते हैं, क्योंकि चुनाव में आपको चटकारे लेने के लिए, पब्लिक में अपने आप को स्थापित करने के लिए ये सब चीजें कहने में अच्छी लगती है। और कहते भी हैं कि देखिएगा कि मौका परस्त है। मौका परस्त इसलिए अब कांग्रेस लगा रही है ना प्रधानमंत्री पे आरोप, तो प्रधानमंत्री पहले लगा चुके इसलिए लगा रही है। लेकिन इस देश की आप सुरक्षा को बनाए रखने के लिए, देश की गर्व को बनाए रखने के लिए, देश के सरकार जो अपनी इज्जत है उसको कायम रखने के लिए सब चीजें जरूर भी होती है। उसको आप पॉलिटिसाइज करने से आप चटकारे लेकर के आप अपने आप को स्थापित तो कर लेते पब्लिक के बीच में, लेकिन कुछ मिलता नहीं है। समझदार लोग तो समझते हैं, ताली बजा करके आपको वाहवाही दे देते हैं उस वक्त तो। लेकिन ये बात सही है कि जब देश गंभीर स्थिति में हो, आज की स्थिति जैसे कि आज हमारे उनके ताल्लुकात खराब हो गए, व्यापारिक संबंध नहीं है, न हम आज तरह से जिस प्रकार से दिखेगा कि जब हमारे अभिनंदन को लाए थे, हमने प्रोटोकॉल के तहत सलूट भी नहीं किया, आपसी संबंध में बिगड़े हुए थे तो बिल्कुल तरीके से लाए और जब चुपचाप चले गए। तो ये सारी चीजें दिखावे के लिए करनी भी पड़ती है। लेकिन आप इस देश को सही सलामत रखें, विकसित करें, वो तो ठीक लगता है। आप अपने जीत के लिए, अपने सब कुछ करने के लिए
देश को बेचने का, देश को इस तरह से प्रचारित करने के लिए अपने आप को किस प्रकार से स्थापित करें। ये अब देश सुरक्षित है, किसके हाथ में है? सेना के हाथ में सुरक्षित है। किसी देश, किसी व्यक्ति विशेष के हाथ में सुरक्षित नहीं है। हमारी सेना सक्षम है। कोई भी सरकार आएगी तो सेना तो देश की रहेगी, किसी सरकार विशेष की सेना नहीं होती है। अब आप देखिएगा कि जब अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि मोदी की सेना है, सेना मोदी की नहीं है, ये देश, भारत देश की सेना है, जिसमें दोनों ही, सभी, हर व्यक्ति को गर्व है उस सेना के ऊपर। कोई पार्टी की सेना नहीं, न कांग्रेस की, न बीजेपी की, न आप पार्टी की, न किसी सपा की, न किसी की पार्टी की है। ये तो देश की सेना है। जो सत्ता में आता है, जिसको ये देश के लोग वोट देकर के बिठाते हैं, आप उसका नेतृत्व करते हो, तो आप सेना आपकी कहाँ हुई? इसलिए बहुत सारी चीजों में, क्योंकि इस चुनावी नगर में जो लोकसभा का चुनाव देखा गया, इसमें वो चीजें बोली जा रही है जो कि बोली नहीं जाए। अभी तक के चुनाव पे मैंने देखा कि सेना की लड़ाई को कभी भी इस चुनाव का पार्ट नहीं बनाया गया। देखिएगा, जब बांग्लादेश की लड़ाई हुई थी तो बाकायदा कहा गया था कि 6 महीने आप चुनाव को टाल लिए, चुनाव पहले करा लीजिए, ये युद्ध नहीं हो सकता आज की स्थिति में। तो बहुत अलग अलग तरीके पर पहले चुनाव हुआ था और उसके बाद युद्ध हुआ था। ये सारी बातें हुई। श्याम जी, मैं रोकना चाहूंगा, ये एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद हम जल्दी लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं महासमर 2019। मैं श्याम जी के पास में था, मैं एक बार फिर विष्णु कुलवाल साहब के पास में जाना चाहूंगा। कुलवाल साहब, जो वोटिंग हुई है पहले फेज की, नेताओं के भाषण का ऑपरेशन वहीं बैठे हुए श्रोता करते हैं कि क्या कह के गए हैं, क्या नहीं कह के गए। आजकल हम थोड़ा सा लीक से हटकर जरूर काम कर रहे हैं, लोगों से पूछते हैं कि भाषण कैसा रहा नेताजी का, तो कहते हैं कि कोई नयापन नहीं था। फिर आप आए क्यों थे? कि घर पे भी बैठे रहते, टीवी पे भी यही चल रहा था, तो हमने देखा कि चलो चल ही आते हैं, जब लेके ही जा रहे हैं। तो एक नयापन नहीं नजर आ रहा है। चुनाव में होना चाहिए, हम 21वीं सदी की बात कर रहे हैं, आईटी की बात कर रहे हैं, लेकिन नेताओं का जो स्तर है वो मैं तो तारीफ ही कर सकता हूं स्तर की, लेकिन मुझे गले से नहीं उतर पा रहा है कि तारीफ किस अंदाज में की जानी चाहिए। बहुत ही स्तर गिर रहा है। जो स्पीच है सभी लोगों की, मुद्दे गौण हैं। चर्चा इस बात की जाती है कि कोई किसी के खाने की चर्चा करता है, कोई किसी के आंख मारने की चर्चा कर रहा है, कोई किसी के कपड़ों की चर्चा कर रहा है। आम जनता को मुझे लगता नहीं है कि इन सब चीजों से कोई सरोकार है। देखिए योगेंद्र जी, ये जो 5 साल, जो 14 से 19 तक जो चला खेल, इससे पहले भाषा की मर्यादा पूर्ण रूप से निभाई गई और पूर्ण रूप से की गई इस देश के 65 साल के शासनकाल में। चाहे वो किसी भी पार्टी का शासन रहा हो, कभी इस प्रकार की भाषा का प्रयोग नहीं किया। आज जिस नारी के सम्मान की बात भारतीय जनता पार्टी करती है, उस नारी के अपमान करने वाले लोगों के साथ भारतीय जनता पार्टी गठबंधन करती है। राजस्थान के मुख्यमंत्री को हनुमान बेनीवाल और करुणीलाल मीणा ने क्या क्या शब्द नहीं कहे। आज भारतीय जनता पार्टी, उन सत्ता के लालची लोग, ये सत्ता की लालची पार्टी है, ये सत्ता के लिए कुछ भी कर दे, मर्यादा कुछ भी कर दे। मतलब बीच में मुलायम, आप बोलो ना, आप बोलो ना, आपका मौका से बोलो ना, आप ही के पास आऊंगा। इन लोगों ने अपनी भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति को खत्म कर दिया। इन्होंने गुजरात मोटर बना के दुनिया को धोखा दे दिया। नारी का सम्मान करने के नाम से अपमान कर दिया। ये आज देश का अपमान है, जाना आज देश का क्या अपमान कर दिया बताइए। क्या कहा करुणीलाल मीणा ने वसुंधरा जी के लिए, बताओ। अभी मैं भाषा नहीं बोल सकता। फिर वसुंधरा जी ने नहीं आने के बाद बहन भाई नहीं, वो कहा हनुमान बेनीवाल ने क्या नहीं कहा, विधानसभा के अंदर बोला। और तो छोड़ो, फिर वो उसकी भाषा बाहर निकाली गई। सवाल इस बात का है कि जब नारी का सम्मान करने वाली सरकार और नारी का अपमान करने वाले को लेती है। आज प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री हैं या ये पश्चिम बंगाल के विधानसभा के अध्यक्ष हैं। वहां जाके बोलते हैं ममता दीदी 40 लोग तेरे हमारे पास आ रहे हैं। अरे तो आ रहे तो ले ले, पैसे के बल पे कब तक शासन चलाओगे। मैंने योगेंद्र जी पहले भी आपके चैनल में कहा था, जब देश में नोटबंदी हुई थी, इस देश का इतिहास होगा इतिहास, जिस दिन इस नोटबंदी की जांच होगी।
और नरेंद्र मोदी शिकंजों के पीछे होंगे, अमित शाह शिकंजों के पीछे होंगे। इन्होंने वो कांड किया है कि लोगों का ध्यान घुमाने के लिए कभी चाइना पहुंच जाते हैं, कभी कहां पहुंच जाते हैं। इनको चाइना से क्या काम है? ये बात का अखबार है आपका, ये आपके पास है ना, पढ़ लो इसमें। चाइना के लोग कह रहे हैं कि मोदी की सरकार आएगी, तो जब अखबार वाले इतने बिक जाए, वो चाइना की न्यूज को इंडिया में छाप रहे, हमें क्या मतलब राजस्थानी हो चाइना की न्यूज से? तब तुम कहते हो कोई चीज नहीं आती चाइना की इंडिया में, फिर आती कैसे? वो टेक्स्ट चुका के आते हैं। तो सवाल इस बात का है, देश के प्रधानमंत्री जी को अपनी मर्यादा को ध्यान में रखते हुए, केवल प्रधानमंत्री मर्यादा खो रहे हैं और दूसरे लोग नहीं खो रहे। दूसरे लोग, जब प्रधानमंत्री इस प्रकार की कार्रवाई करेगा तो दूसरे को तकलीफ क्या है? और ये जो मायावती जी का जो मामला बता रहे हैं ना, इसकी फिक्र ये क्या कर रहे हैं? लालजी भाई टंडन ने भी मायावती जी को राखी पहनाई थी, बहन का व्यवहार क्यों नहीं निभाया? क्यों? कि इनकी नीयत में खोट है। आज जम्मू कश्मीर में मुफ्ती मोहम्मद के साथ किस तरह सरकार बनाई? हमने तो नहीं बनाई, आप लोगों ने बनाई। देशभक्त लोगों ने देशद्रोहियों के साथ सरकार बनाई। तो आप लोग तो किस मुंह से बोलोगे? सब एक और सेना का बहाना बढ़ा दो। सेना इस देश की है और हम सेना के साथ है। आधी रात भी सेना का सम्मान करते हैं। चलिए, मैं झा साहब आपके पास में आना चाहूंगा। खैर, नई बात मुझे कोई नहीं लगती है कि हर राजनीतिक दल, मैं तो एक बात कहना चाहूंगा, कई मर्तबा कहता भी हूं, मैं नहीं, मेरे जैसे कितने जर्नलिस्ट कहते होंगे कि राजनीति अब वो व्हील हो चुका है कि वो कहीं से घूम करके किसी पे भी आकर के रुक सकता है। एटलीस्ट नेताओं को कम से कम अपने शब्दों के या जुबानी जो बाण चलते हैं उस पर इतना संयम रखना चाहिए कि कल किसी से हाथ मिलाना पड़े तो नजरें भी मिला सके। गिरना नहीं चाहिए वो स्तर, क्योंकि पहले के नेताओं में कायदा था, व्यंग तंज सब कसते थे, और अगर बाई डॉक्यूमेंट अगर कोई आरोप लगा रहे थे तो उसमें पीछे भी नहीं हटते थे। आरोपों से सरकार चली भी गई है, जनता की मांग पर यहां बाजरा और प्याज से भी सरकारें चली गई हैं, उससे भी सरकारें गई हैं। तो वो जनता उस दौर को देख चुकी है। आज अगर कोई बुजुर्ग आदमी कहीं पर बैठा है, वो कहता है कि लोकसभा के चुनाव भी देखे हमने, विधानसभा के चुनाव देखे, जनता के मुद्दे जरूर देखे। देश का चुनाव होता था, लेकिन जिस राज्य की जैसी तासीर पॉलिटिकल होती थी, बड़े नेता करके उसी अंदाज में बात करते थे। लेकिन आज तो बात ही कुछ अलग कर रहे हैं। कई बच्चे पूछते हैं कि जिस पे अंकल बोल करके गए थे, ये ऐसा क्यों बोल रहे थे, वजह क्या थी? तो बुजुर्गों के पास में भी जवाब नहीं होता है कि तो अंकल ही बताएंगे, भाई कभी मिले तो आप उन्हीं से बात करना। ये हमारा चुनाव का दौर हो गया। बड़ा चिंता का विषय है ये। विनिंग फैक्टर राजनीतिक दलों के लिए मायने रखता है, इस समय सहमत हूं, वो जरूरी भी है, लेकिन कोई स्तर तो मेंटेन करना चाहिए। ऐसा क्या हो रहा है कि हम लोग बिल्कुल गर्त में जा रहे हैं, जबकि आईटी का युग है, 21वीं सदी की चर्चाएं की जा रही हैं, लेकिन हमारा स्तर जो है वो बिल्कुल 16वीं सदी की ओर जा रहा है। मैं आपको बता दूं, जो मर्यादा की बात करने वाले लोग हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। जब इन्होंने नारा दिया तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार, किसने बोला? आप बोल रहे हो तो अभी बोल रहे ना, बोलिए ना, बर्दाश्त कर रहे बात। ये क्या बोल रहे हो? आप बोलिए ना, आपकी सरकार बोल रही है कि नारा? आपकी सरकार बोल रही है, आपकी भाषा है, आपको शर्म आनी चाहिए। भाषा नहीं है, आपकी भाषा है। आप देश के दुश्मन हो, आप देश में आतंकवादी के साथ में हो। अब उनको बोलने दीजिए। बोले जा साहब, आप जैसा उनका क्रम तो भूल गए वो। बोलिए। ऐसी पार्टी को जो देश के लोगों के लिए, जो समाज के लोगों के लिए आप इस तरह से बोले कि तिलक तराजू और तलवार, उनको मारे जूते चार, इस शर्म आनी चाहिए ऐसी पार्टी को। इसका जो पार्टी, मैं पूरी बात कर लूं, इसका खंडन कर चुकी मायावती, ये कह रही है। मायावती जी को थूक के चाटने की आदत है, वो खंडन कर सकती है। जो जैसे मोदी जी चाहते हैं, जैसे मोदी जी चाहते हैं, आप किस बात की बात कर रहे हो? देश में धोखा देता है, जो प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री लाख इंसान है क्या? फड़वा के उसके, हाँ, तो सब कुछ फाड़ दो, गठबंधन कर सकती है। वो महिला कुछ भी कर सकती है, थूक के चाट सकती है। और ये महिलाओं के बारे में बोल रहे हैं, अब ये महिलाओं के बारे में बोल रहे हैं। बिल्कुल, अपनी बहन बेटियों के प्रति आपको तमीज नहीं बात करने का। आपकी पार्टी चरित्रहीन पार्टी है, आपकी पार्टी चरित्रहीन हुई है। बोलेंगे ना, आप बोलेंगे तो आप गलत से बोलोगे। अभी अपनी पार्टी आपने बोला, आपको माफी मांगनी चाहिए। मोदी प्रधानमंत्री है, देश के प्रधानमंत्री है मोदी।
देश के प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी क्या बोले उनके लिए? आपको शर्मा क्या बोला उनके लिए? मैंने आपने मोदी जी के लिए अपमानित, मतलब हमको मार दो, वो तुम्हारी जवान है एक करके बोलते हैं व्यापारियों को दुश्मन व्यापारी में दुश्मन चाहिए। आप खुद बोलता मैं नीच इंसान हूँ, आप प्रधानमंत्री बोलता है। एक चीज नहीं लगता आपको शर्मा नहीं चाहिए। एक बात सुने साहब ने जा साहब नोटबंदी एक बात मैं माफी चाहूंगा आप लोग बोल रहे हैं सब अपने अपनी बात कहिए। झा साहब को भी हमने टोका कि भाई आप सुनिए और सुने, अब एक बार उनको भी जरा सुनने दीजिए एक बार। बोलिए आप झा साहब, आप बोलिए। और बात विकास की करते हैं, जगह जगह पत्थर के हाथी लगवा दिए, वो क्या विकास है? आपने सरकारी खजाने को अपने प्रचार में खुद की मूर्ति लगवा ली, जीते जी खुद की मूर्ति लगवा करके चौराहे बनवा दिए, नाम रखवा दिए, वो क्या विकास है? आपने गरीबों को, दलितों को गुमराह करके और उनका केवल शोषण किया है, इसलिए आपको बिल्कुल भी बोलने का अधिकार नहीं है। और देश की जनता ने, उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको इसीलिए इस अवस्था में छोड़ दिया है कि आप बिल्कुल हाशिए पे हैं और खत्म हो जाएंगे। या आपकी जो पार्टी है उसका ये जो गत हुआ है वो इसी वजह से हुआ है। और रही बात कांग्रेस की, जहां पूरा परिवार जमानत पे हो, वहां आपको भ्रष्टाचार पे बोलने की कहीं भी आपको इस चीज की अधिकार नहीं है कि पूरा परिवार आपका जमानत पे है। आप राफेल की बात करते हैं और वहां पे राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट में जाके माफी मांगते हैं। अरे दोहरा चरित्र, अरे सुनिए आसोपा जी बीच में मत बोलिए। आप बोले मैं सुन रहा था, आप चुप रहिए। आप सुनिए, आप जमीन के घोटाले में आपका जवाई, आपकी नोटबंदी भी घोटाला है अध्यक्ष, सर। अरे सुनिए अध्यक्ष, अरे सुनिए चुप रहिए। 36 करोड़ जनता के साथ घोटाला है। अब फिर वही बीच में बोलेंगे आप, वो खा गए। अगर बीच में बोलेंगे बीच में आप अगर टोकेंगे जवाब नहीं दोगे। आपको जवाब दे रहा हूँ। अरे क्या जवाब देंगे? कोई जवाब नहीं, आप कर रहे हैं केवल 80 करोड़ कुछ नहीं कर रहे हैं आप अब होगा न्याय। अरे भाई साहब एक बार उनको अपनी बात होगा न्याय की बात करिए। न्याय तो जनता 2014 में ऑलरेडी कर चुकी, जो आपका ये गत है जनता। आप दोबारा और ये जो कह रहे अब होगा न्याय, न्याय जनता करेगी। आप कौन है? क्या हैसियत है आपकी जो जनता के लिए न्याय करेंगे? आपकी क्या हैसियत है? आप जनता न्याय करेगी, जनता ने न्याय कर दिया आपको। आज जनता किसकी बता रहे हो? पार्टी की बात कर रहा हूँ, पार्टी की बात कर रहा हूँ। हैसियत क्या होती है? नहीं, हम तो आज चैलेंज विपक्षी नाइट दे रहे हो आप। ये विपक्ष में शब्द कैसे? आप विपक्ष में अभी नहीं हो। पार्टी की बात कर रहा हूँ आपकी। किसकी बता रहे हो? आप नहीं दिखा सकते हैं। प्रधानमंत्री जी के लिए बोलेंगे तो आपको दिखा सकते हैं। विपक्ष भी नहीं हो आप, गलत है, विपक्ष नहीं हो, सरकार नहीं हो। आपके सिर बात कर रहे हैं केंद्र की और आप विपक्ष में नहीं हो। आप विपक्ष में में ढकेल डाल के आपसे काम करा रहे हैं। आप को रखिए आप लोगों की मुख्यमंत्री को कह रहे हो करते हैं 40 आपके पूरा परिवार प्रधानमंत्री ने जेल में आप बोला है क्या? जो अध्यक्ष आएगा जेल में, मेरी बात सुनिए। आपकी हो गई बात। समय पूरा हो गया। मैं माफी चाहूंगा। मैं तो एक बात कहना चाहता हूं, हम बात बम्पर वोटिंग भी इसी के इर्द गिर्द है, लेकिन ये जनता ही तय कर पा रही है कि जो भाषण दिए जा रहे हैं या तल्खी आ रही हैं या हमारी जो डिबेट्स हैं, क्या वास्तव में उसका कोई प्रभाव इस बम्पर वोटिंग पे पड़ रहा है? क्या पड़ रहा है? तो नजरिया अपना अपना है और ऑपरेशन भी उसी अंदाज में हो रहा है। कांग्रेस को लगता है कि मोदी के एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर इस बम्पर वोटिंग में काम कर रहा है। बीजेपी को लगता है कि हमारी जो राष्ट्रीय योजनाएं रही हैं और पूर्ववर्ती वसुंधरा की सरकार रही है, उसकी वजह से सब हो रहा है। बीएसपी को लगता है कि ये बदलाव की बयार चल रही है। खैर, अपना अपना नजरिया। हम तो सिर्फ इतनी बात कहना चाहेंगे कि मंच से अभिभाषण जारी है। राजस्थान में 4 तारीख को चुनाव प्रचार थमेगा और देश में 17 मई को अंतिम चरण का। लेकिन तलखी इतनी मत लेके आइए कि कल हाथ में मिलाएं तो नजरें झुकें। नजरें उस सम्मान से मिलनी चाहिए। अगर आपको कोई साथ में ले रहा है या जा रहे हैं तो इसका ख्याल अगर रहे तो मुझे लगता है कि वापस में हम उस दौर में जा सकते हैं कि जो हिंदुस्तान की जो सियासत है एक अलग अंदाज के लिए जानी जाती है। एक अपनापन होता है, मुद्दों की लड़ाई होती है, लेकिन दिल की गहराइयों से एक दूसरे का सम्मान करते हैं। उसको कहते हैं कि हम एक स्वच्छ प्रतिस्पर्धा में तो है लेकिन प्रतिशोध में नहीं है।
लेकिन वो प्रतिशोध हमारे यहाँ घर करता जा रहा है, जो मुझे लगता है कि बड़ा चिंता का विषय है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में आज इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।